अम, मान लीजिए एक बहुत ही आलीशान करोड़ों की कीमत वाला एक घर है। उस घर का मालिक किसी दूसरे शहर में रहता है और सालों तक उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। हाँ, अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब एक दिन एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति, एक घुसपैठिया, उस खाली घर में दाखिल होता है। वो वहां रहने लगता है, अपना सामान सेट करता है और सालों बीत जाते हैं। और फिर एक दिन और फिर एक दिन कानून का हथौड़ा बजता है और अदालत उस घुसपैठिए से कहती है कि अब से ये करोड़ों का घर तुम्हारा हुआ। असली मालिक की रजिस्ट्री के कागज अब रद्दी बन चुके हैं। सुनने में ये पूरी तरह से किसी बैंक डकैती या सीधी चोरी जैसा लगता है ना? एग्जैक्टली। आमतौर पर हम सभी यही मानते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह होते हैं। अगर किसी ने जमीन खरीदी है, पैसे दिए हैं, उसके पास सरकारी कागजात हैं, तो वो जमीन हमेशा उसी की रहेगी। बात वही खत्म। सही कहा। यह एक ऐसी आम सोच है जो पूरे समाज को एक सुरक्षा का एहसास दिलाती है। हर कोई चाहता है कि मालिकाना हक, यानी जिसे टाइटल कहते हैं, वो एकदम स्पष्ट हो, जिसे आसानी से वेरीफाई किया जा सके। लेकिन कानून की दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी अजीब और हैरानंगेज कानूनी धारणा के पन्नों को खंगालने वाले हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को पलट कर रख देती है। इसे लीगल भाषा में हम कहते हैं एडवर्स पोजेशन, यानी प्रतिकूल कब्जा। बिल्कुल। और आसान शब्दों में अगर इस चर्चा के मकसद की बात करूं, तो हमें ये समझना है कि आखिर एक गैर कानूनी कब्जा करने वाला व्यक्ति, जिसे इंग्लिश में स्क्वाटर्स भी कहते हैं, वो सिर्फ एक लंबा समय गुजारने के बाद कानूनी तौर पर जमीन का असली मालिक कैसे बन सकता है। ये सच में दिमाग घुमाने वाली बात है। मतलब ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मेरी गाड़ी चुरा ले और 10 साल बाद कानून खुद आकर कहे कि अब ये गाड़ी उसी चोर की लीगल प्रॉपर्टी बन चुकी है। हाँ, साउंड तो वैसा ही करता है। पर आज हम सिर्फ इस बात की सतह पर नहीं रहेंगे कि ये कानून आखिर क्या है। हम इन दस्तावेजों के माध्यम से इसकी गहराई में उतरेंगे। मैं समझाऊंगी कि ये कानून क्यों बनाया गया था, इसके पीछे की सदियों पुरानी मंशा क्या थी। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी देखेंगे कि कैसे आज के इस आधुनिक दौर में ये पुराना सिद्धांत ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों के सामने बिल्कुल विरोध में खड़ा नजर आता है। एकदम सही कहा। तो चलिए, ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज के इस डिजिटल रजिस्ट्रीज और सैटेलाइट मैपिंग के जमाने में ये पूरा कॉन्सेप्ट ही absurd लगता है मुझे तो। आखिर किसी दूसरे की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे को लीगल मान्यता देने जैसी अजीब चीज की शुरुआत हुई कहां से? इसका इतिहास दरअसल बहुत दिलचस्प है। मैं गैस करता हूं कि इसकी जड़ें किसी ऐसे दौर में होंगी जब जमीन के पक्के कागजात नहीं होते थे। मतलब अगर इसका इतिहास देखें तो क्या ये बचपन के उस खेल जैसा नहीं है जिसे हम फाइंडर्स कीपर्स कहते थे? यानी जो चीज जिसको रास्ते पर मिल गई, बस वो उसी की हो गई। अरे, आपने एनालॉजी तो बहुत अच्छी दी है। बचपन के खिलौने और करोड़ों की रियल एस्टेट में फर्क तो बड़ा है, पर आपका गैस बिल्कुल सही दिशा में है। दस्तावेजों के अनुसार प्रतिकूल कब्जे का ये कॉन्सेप्ट 1275 यानी 1275 के आसपास मध्यकालीन इंग्लैंड में पैदा हुआ था। वाह, इतना पुराना! हाँ, उस वक्त एक नियम होता था जिसे सेजीन कहा जाता था। सेजीन, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका मतलब क्या होता था उस दौर में? पैसन का मतलब था जमीन पर फिजिकली मौजूद होना और उस पर अपना हक जताना। अब देखिए, उस जमाने में जमीन के ओनरशिप को साबित करने के लिए आज की तरह डिजिटल रजिस्ट्री या टाइटल डीड तो होते नहीं थे। हाँ, वो तो है। तो अगर दो लोगों के बीच जमीन का विवाद होता था, तो कानूनी तौर पर यह साबित करना बड़ा मुश्किल काम था कि 100 साल पहले उनके परदादा में से असली मालिक कौन था। तो अदालतें इस बात पर निर्भर करती थीं कि जमीन पर फिजिकली मौजूद कौन है और गांव वालों की मेमोरी क्या कहती है। अच्छा, मतलब गांव वाले जो बोल दें वही कानून। लेकिन इससे तो बहुत समस्याएं पैदा होती होंगी। बिल्कुल। इससे एक ऐसी समस्या पैदा हुई जहां कानूनी केस पीढ़ियों तक चलते ही रहते थे। इसलिए कानून में सबसे बड़ा मोड़ आया 1630 यानी 1623 में, जब एक नया स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस बनाया गया, यानी एक कानूनी समय सीमा तय की गई। ओके, तो उस स्टैट्यूट में क्या था? इस नियम के तहत ये तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल या उससे ज्यादा समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा जमाए रखता है और असली मालिक उस दौरान कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो कब्जा करने वाले को ही मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा।
अदालतें लिटिगेशन खत्म करना चाहती थीं, विवाद घटाना चाहती थीं, ये बात तो समझ आती है। पर किसी घुसपैठिए को इनाम देने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और व्यवहारिक कारण था। उस दौर में जमीन ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा थी। अब अगर कोई असली मालिक अपनी जमीन को छोड़कर चला गया है, जमीन बंजर हो रही है और कोई दूसरा व्यक्ति वहां आकर खेती कर रहा है, अनाज उगा रहा है, तो समाज और देश के नजरिए से उस जमीन का इस्तेमाल होना ज्यादा जरूरी था। एग्जैक्टली कानून ये चाहता था कि मालिक अपनी जमीन की निगरानी खुद करें, वरना उन्हें अपना हक खोना पड़ेगा ताकि जमीन का सही उपयोग हो सके, वो जमीन बर्बाद ना हो। चलिए, इंग्लैंड का वो फ्यूडल सिस्टम और उनकी आर्थिक मजबूरियां तो फिर भी थोड़ी समझ आती हैं। लेकिन स्रोतों में अमेरिका का भी जिक्र है। अमेरिका ने जब अपना नया आधुनिक सिस्टम बनाया, तब उन्होंने इस पुराने अंग्रेजी नियम को क्यों अपनाया? वहां तो नई शुरुआत हो रही थी। अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट तो इसमें और भी ज्यादा प्रैक्टिकल था। जब कॉलोनियल दौर में अमेरिका बस रहा था, वहां जमीन की कोई कमी तो थी नहीं, वास्ट लैंडस्केप्स थे, लेकिन उन्हें मैप करना और उनके रिकॉर्ड्स रखना नामुमकिन जैसा था। लोग आते थे, जहां जगह मिली वहां बस जाते थे। मतलब पूरा वाइल्ड वेस्ट वाला माहौल था। हाँ, तो जमीन के टाइटल के विवादों को सुलझाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी कानून की तरह इस समय सीमा को ही एकमात्र प्रैक्टिकल रास्ता माना। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में हालात ये थे कि कई स्टेट्स बिना कोई कॉम्पेंसेशन दिए किसी की प्राइवेट जमीन का हिस्सा ले लेते थे, खास तौर पर तब जब उन्हें नई सड़कें बनानी होती थीं। वेट, क्या बिना एक पैसा दिए प्राइवेट जमीन सरकार खुद ले लेती थी? ये सुनने में पूरी तरह से गैर कानूनी और जबरदस्ती लगता है। उनका तर्क बड़ा अजीब था। सरकार का मानना था कि जब एक नई सड़क बनेगी तो उस सड़क के आने से आसपास की बची हुई जमीन की कमर्शियल कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि जमीन के मालिक को बिना कॉम्पेंसेशन के ही पूरा फायदा मिल जाएगा। वाह, क्या लॉजिक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अमेरिका में आबादी बढ़ी और जमीन की कमी महसूस होने लगी, संपत्ति के अधिकार और ज्यादा सख्त हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रतिकूल कब्जे के जरिए जमीन हासिल करने की जो टाइमलाइन थी वो बदलने लगी। तो फिर उन्होंने रूल्स बदले? हाँ, कुछ स्टेट्स में इसे 40 साल तक बढ़ा दिया गया ताकि मालिकों को और ज्यादा सुरक्षा मिले, जबकि कुछ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में इसे घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया ताकि डिस्प्यूट्स जल्दी निपट जाएं। एक और बड़ा बदलाव आया कि सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजेशन का दावा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कानून ने सरकार और सरकारी संपत्ति को इस नियम से बाहर ही कर लिया। को प्रोडक्टिव रखने और कोर्ट्स का वक्त बचाने के लिए हुई थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई व्यक्ति बिना एक पैसा दिए किसी और की जगह को लीगल तरीके से अपना बनाना चाहता है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? ये प्रोसेस उतना आसान नहीं है जितना लगता है। वही तो, क्योंकि दस्तावेज बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि आप किसी खाली जमीन पर जाकर खड़े हो गए और वो आपकी हो गई। इस लीगल टेकओवर के असल नियम क्या हैं? बिल्कुल, अदालत किसी को यूं ही जमीन तोहफे में थोड़ी दे देती है। कानूनी किताबों में एडवर्स पोजेशन के दावे को साबित करने के लिए 7 मुख्य और बहुत सख्त नियम दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट चाहती है कि ये 7 नियम एक साथ एक ही वक्त पर पूरे हों। एक भी नियम टूटा तो दावा खारिज हो जाता है। ओके, 7 नियम। तो पहला नियम क्या है? चाहिए कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, जैसे कोई फेंस या बाउंड्री वॉल हो। समझ गया। और दूसरा? दूसरा है हॉस्टाइल पोजेशन। अब देखिए, इसका मतलब दुश्मनी या हथियार उठाने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि कब्जा असली मालिक के कानूनी हक के बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए, बिना उसकी परमिशन के। और इसी के साथ तीसरा नियम भी जुड़ा है ना, जिसे दस्तावेजों में एनेमस पॉसिडेंडी यानी इंटेंट टू आउस्ट कहा गया है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में सोचें तो इसका मतलब है कि कब्जा करने वाले के दिमाग में असली मालिक को बेदखल करने की साफ और पक्की मंशा होनी चाहिए। हाँ, मंशा बहुत जरूरी है। तो अगर कोई गलती से किसी और की जमीन को अपनी समझकर वहां खेती कर रहा है, तो क्या वो एडवर्स पोजेशन होगा? यही तो इस कानून की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। एनेमस पॉसिडेंडी का सीधा अर्थ है कि घुसपैठिए का इरादा जमीन को अपना बनाने का ही होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि ये जमीन उसकी नहीं है, और फिर भी वो धीट बनकर वहां रहे और असली मालिक के हक को चैलेंज करे। तो मतलब गलती का कोई फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं।
अगर कोई महज गलती से या कंफ्यूजन में किसी दूसरे की बाउंड्री में आकर बैठ गया है और उसके दिमाग में मालिक को हटाने की कोई हॉस्टाइल मंशा नहीं है, तो कई अदालतें उसके दावे को एडवर्स पोजीशन मानती ही नहीं है। उसके बाद चौथा नियम ये कहता है कि ये कब्जा निरंतर और बिना रुके होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड। लेकिन इस कंटिन्यूअस होने का मैकेनिज्म क्या है? मान लीजिए कि कोई एक जमीन पर कब्जा करता है, लेकिन वो साल में सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां बिताने वहां आता है और बाकी महीने जमीन खाली रहती है। तो क्या अदालत इसे कंटिन्यूअस मानेगी या उसे 24 घंटे वहीं रहना पड़ेगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा आपने। कंटिन्यूअस का मतलब सांसें गिनना या वहां हमेशा मौजूद रहना नहीं है। इसका मतलब है कि जमीन की नेचर के हिसाब से उसका रेगुलर इस्तेमाल होना। अगर वो खेती की जमीन है और कब्जा करने वाला हर साल वहां फसल उगाता है और बाकी टाइम सीजन के हिसाब से खाली छोड़ता है, जैसे एक आम किसान करता है, तो अदालत उसे कंटिन्यूअस मान सकती है। अच्छा, पर अगर वो 2 साल के लिए छोड़कर चला जाए तो? हाँ, अगर वो 2 साल के लिए पूरी तरह जमीन छोड़कर चला जाए और फिर वापस आए, तो टाइमलाइन टूट जाती है। कंटिन्यूटी ब्रेक होने पर उसे फिर से डे 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ गया। अब आते हैं 5वें नियम पर, जो मुझे इन सब में सबसे यूनिक लगता है। दस्तावेज इसे खुला और जाना माना, यानी ओपन एंड नोटोरियस कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर साधारण भाषा में एक एनोलॉजी से सोचें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई चुपचाप रात के अंधेरे में किसी अबैंडन्ड बिल्डिंग के बेसमेंट में छुप कर रह रहा है ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, छुप कर रहने से टाइटल नहीं मिलता। राइट। कानून दरअसल ये मांग रहा है कि अगर किसी को प्रॉपर्टी छीननी है, तो वो खुलेआम लॉन में अपना टेंट लगाए, एक पक्की बाउंड्री वॉल बनाए, गांव में सबको बताए कि ये फसल उसकी है और पूरी दुनिया को जोर शोर से दिखाए कि जमीन पर उसका हक है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। कानून चाहता है कि कब्जा इतना ओपन हो कि असली मालिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए, या कम से कम वहां ऐसी स्थिति जरूर होनी चाहिए कि अगर मालिक थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल होता और साल में एक बार भी अपनी प्रॉपर्टी देखने आता, तो उसे साफ दिख जाता कि वहां कोई और काबिज है। बिल्कुल। और आखिरी 2 नियम क्या हैं? छठा नियम कहता है कि कब्जा एक्चुअल यानी असली होना चाहिए। सिर्फ बातों में या दूर से दावा करने से कुछ नहीं होगा, फिजिकली वहां मौजूदगी होनी चाहिए। और 7वां नियम है एक्सक्लूसिव पोजेशन, यानी एक साथ कब्जा। एक्सक्लूसिव का मतलब अकेला कंट्रोल? हाँ, इसका मतलब है कि वो उस जमीन को अकेला अपने कंट्रोल में रखे, जिसमें असली मालिक या आम पब्लिक का कोई दखल ना हो। अगर मालिक भी वहां आकर रह रहा है, तो एडवर्स पोजेशन का दावा वहीं जीरो हो जाता है। अब यहाँ एक नया और बहुत ही जरूरी ट्विस्ट आता है। अगर बाहर का कोई अनजान व्यक्ति आकर जमीन पर ऐसी हरकतें करता है, तो वो साफ दिखता है कि ये विरोध है, एक तरह का हमला है। लेकिन क्या होगा अगर जमीन पर कब्जा करने वाला कोई अपना ही हो? अपना ही हो मतलब? जैसे कोई किराएदार या कोई मैनेजर जिसे प्रॉपर्टी की देखभाल का काम सौंपा गया हो, या फिर परिवार का ही कोई सदस्य या वारिस हो। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कानून एक आउटसाइडर और एक इनसाइडर के कब्जे में जमीन आसमान का फर्क करता है। दस्तावेजों में परमिसिव पोजेशन यानी सहमति से दिया गया कब्जा और हॉस्टाइल पोजेशन के बीच एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची गई है। तो परमिसिव पोजेशन में एडवर्स दावा नहीं हो सकता? नहीं, अगर कोई किराएदार है जिसका लीज चल रहा है या कोई अपॉइंटेड एजेंट है, तो कानून की नजरों में उसका जमीन पर मौजूद होना दरअसल असली मालिक का ही मौजूद होना माना जाता है। एजेंट के कब्जे को मालिक का कब्जा माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर कोई भाई या प्रॉपर्टी का साझेदार, जिसे हम लीगल टर्म्स में को-हेयर कहते हैं, अगर वो एडवर्स पोजीशन का दावा करना चाहे, तो मैकेनिज्म क्या होगा? वो तो पहले से ही जमीन पर एक लीगल वारिस के तौर पर मौजूद हैं। ऐसे में हॉस्टाइल इंटेंट कैसे साबित होगी? यही वो पॉइंट है जहां कानून की टेक्निकलिटी सबसे ज्यादा सख्त होती है। श्रुतों में एक बड़ा ही गहरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, जिसे ओस्टर यानी बेदखली कहते हैं। सिर्फ जमीन पर लंबे वक्त तक अकेले रहने से एक वारिस अकेले मालिक नहीं बन जाता। ओस्टर को थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए 4 भाई हैं, 3 शहर चले गए और एक गांव की जमीन पर खेती करता रहा। 30 साल बाद गांव वाला भाई अचानक से अकेले मालिक होने का दावा नहीं कर सकता। उसे साबित करना होगा कि उसने एक्सप्लिसिटली बाकी तीनों भाइयों को आउस्ट किया था। एक्सप्लिसिटली आउस्ट किया यानी सिर्फ जमीन यूज करना काफी नहीं है? नहीं, उसे सबके सामने ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी जो साबित करें कि उसने उन्हें बेदखल कर दिया है।
जैसे उन्हें जमीन पर आने से रोकना, उन्हें लीगल नोटिस भेजना कि मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं मानता, और खुलेआम उनके हक को ललकारना। जब तक ये ओपन ललकार नहीं होगी, कानून उस दावे को कभी विरोधी नहीं मानेगा। यानी चुपचाप अकेले अकेले फायदे उठाने से टाइटल कभी नहीं बदलता। इस पे स्रोतों में किसी रियल केस का जिक्र है क्या, जो इस पॉइंट को और प्रैक्टिकल तरीके से समझा सके? हाँ, दस्तावेजों में एक बड़ा ही मशहूर इंग्लिश केस का उदाहरण दिया गया है जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंचा था। किस्सा कुछ यूं है कि एक एजेंट था जो बरसों तक जमीन का किराया इकट्ठा करता था। वो एजेंट असल में उस जमीन के ओनर का बेटा था और ओनर उसकी माँ थी। ओके, तो बेटा माँ के बिहाफ पर रेंट कलेक्ट कर रहा था। बिल्कुल। तो वो अपनी माँ के बिहाफ पर एक्टिव था। जब उस एजेंट की मौत हो गई तो उस एजेंट के वारिसों ने उस जमीन पर ये कहकर दावा ठोक दिया कि उनके पिता वहां पिछले कई सालों से काबिज थे, रेंट कलेक्ट कर रहे थे, इसलिए एडवर्स पोजेशन के तहत जमीन उनकी हुई। ओह वाओ! और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस दावे पर क्या कहा? क्योंकि सुपरफिशियली देखें तो एजेंट का फिजिकल कंट्रोल तो था ही प्रॉपर्टी पर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्लैरिफाई किया कि एजेंट का कब्जा अपना पर्सनल कब्जा नहीं था। वो जमीन पर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पर वहां एक्टिव था। राइट। जब तक हैसियत एजेंट की थी, हॉस्टाइल इंटेंट हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। जब तक उसकी हैसियत एजेंट की थी, उसका कब्जा कभी विरोधी या हॉस्टाइल हो ही नहीं सकता था। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी फैक्टर है जिस पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दस्तावेज क्लियर करते हैं कि सिर्फ सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जैसे जमाबंदी में किसी का नाम दर्ज होना उसके मालिक होने का कंक्लूसिव सबूत नहीं होता। जमाबंदी को तो लोग बड़ा पक्का सबूत मानते हैं। पर जमाबंदी सिर्फ इस बात का अनुमान है कि जमीन पर फिजिकल कंट्रोल किसका है या रेवेन्यू कौन दे रहा है। वो अकेले टाइटल डीड को रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, ये सब तो हो गई कानून की गहरी बारीकियां और मैकेनिज्म्स। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे मुद्दे को एक कॉमन सेंस और एथिक्स के नजरिए से देखते हैं। हाँ, जरूरी है। चाहे इसमें कितने भी रूल्स और उस्टो जैसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स क्यों ना हो, एक आम इंसान की नज़र में ये लीगलाइज चोरी से कम नहीं लगता। लॉजिकली और मॉरली ये दिमाग को हजम ही नहीं होता। कैसे? अगर किसी ने 12 साल या 20 साल तक लगातार एक गैर कानूनी काम किया, किसी और की जमीन पर घुसपैठ की, तो अचानक कैलेंडर के पन्ने पलटने से वो इलीगल एक्ट एकदम से लीगल कानूनी हक में कैसे बदल सकता है? ये तो सीधे तौर पर एक घुसपैठिए को, एक ट्रेसपासर को कानूनी इनाम देने जैसी बात हुई। आधुनिक अदालतें इस पर क्या सोचती हैं? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो अदालतें भी अब बिल्कुल वही सोच रही हैं जो आपने अभी कहा। दुनिया भर का कानूनी रुख इस पुरानी नियम के खिलाफ होता जा रहा है। इंग्लिश और यूरोपियन कोर्ट्स का पर्सपेक्टिव अब पूरी तरह बदल गया है। अच्छा, कैसे बदला है? एक वक्त था जब जमीन सिर्फ एक फिजिकल रिसोर्स थी, लेकिन आज प्रॉपर्टी राइट्स को सिर्फ स्टैट्यूटरी या कानूनी अधिकार तक सीमित नहीं रखा गया है। अब इसे ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार का दर्जा दिया जा रहा है। यूरोपियन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है। मानव अधिकार, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? और जब किसी विषय को मानव अधिकार के चश्मे से देखा जाता है, तो किसी असली मालिक की प्रॉपर्टी को बिना कोई मुआवजा दिए सिर्फ इसलिए छीन लेना क्योंकि वो वहां मौजूद नहीं था, किसी भी हाल में नैतिक या फेयर नहीं ठहराया जा सकता। ये हुई ना बात। और इस बदलते हुए ग्लोबल पर्सपेक्टिव का असर इंडियन कोर्ट्स पर कैसा रहा है? क्योंकि स्रोतों में भारत के सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही कड़े शब्दों का हवाला दिया गया, मुझे याद है। हाँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है। एक लैंडमार्क केस है, हेमाजी वाघाजी वर्सेस भीखाभाई। इस जजमेंट में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आउटमोडेड यानी पुराना और आज के हिसाब से बेकार बताया। कोर्ट ने और क्या कहा इस बारे में? अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ये नियम लॉजिकली और मॉरली दोनों ही ढंग से बैफलिंग है, यानी समझ से परे है। सबसे जरूरी बात, अदालत ने कहा कि इस कानून के जरिए जुडिशरी खुद एक ऐसी हरकत पर अपनी मोहर लगवाती है जिसे एक आम नैतिक नागरिक निंदनीय और शर्मनाक यानी रेप्रीहेंसिबल मानेगा। बाप रे, जुडिशरी अपनी मोहर को रेप्रीहेंसिबल मान रही है। बिल्कुल। अदालत का दर्द ये था कि कानून एक बेईमान घुसपैठिए को फायदा पहुंचा रहा है और सच्चे मालिक को सजा दे रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जब देश की सबसे बड़ी अदालत खुद ये कहे कि उन्हें इस कानून के तहत डिसीजंस देने में मॉरली गलत महसूस होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दस्तावेजों में एक ऐसा हैरानतंगेज उदाहरण भी है जहां खुद स्टेट
यानी सरकार और उसकी एजेंसीज ने भी इस टेक्निकलिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। ओ हाँ, स्टेट ऑफ हरियाणा का वो केस, वो इस पूरे टॉपिक का सबसे असाधारण और चौंकाने वाला पन्ना है। इमेजिन कीजिए, एक पुलिस डिपार्टमेंट जिसका मूल काम ही नागरिकों की जान और उनकी संपत्ति की रक्षा करना है। सही बात है, पुलिस तो रक्षा के लिए होती है। उसी पुलिस डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गुड़गांव के ऑफिस के जरिए एक आम नागरिक की जमीन पर एडवर्स पोजेशन के तहत मालिकाना हक जताने के लिए अदालत में सूट फाइल कर दिया। वेट, रियली? पुलिस ने नागरिक पर एडवर्स पोजीशन थोप दिया? हाँ, उनका दावा था कि पुलिस इतने सालों से इस प्राइवेट जमीन पर काबिज है, इसलिए कानून के तहत अब ये जमीन पुलिस डिपार्टमेंट की हो जानी चाहिए। ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। जो संस्था आपके घर को चोरों से बचाने के लिए बनाई गई है, वही जब देखती है कि कानून का एक ऐसा लूप होल है जिससे बिना पैसे दिए जमीन हथियाई जा सकती है, तो वो खुद उस आम नागरिक की जमीन पर कब्जा जमाने निकल पड़ती है। ऐसी हरकत पर जुडिशरी का क्या रिएक्शन था? हाई कोर्ट ने इस एक्शन पर सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने इस पूरी हरकत को डिप्लोरेबल एंड डिसग्रेसफुल, यानी बेहद शर्मनाक और निंदनीय करार दिया। देना भी चाहिए था, ये तो लिमिट ही क्रॉस हो गई। कोर्ट ने क्लियर किया कि एक वेलफेयर स्टेट में सरकार का काम लोगों की भलाई करना और उनकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर सरकार या उसकी पुलिस खुद इस एडवर्स पोजेशन की आड़ में आम लोगों की प्राइवेट जमीन हथियाने लगेगी, तो आम नागरिक का सिस्टम से, अदालत से और पूरे प्रशासन से विश्वास ही खत्म हो जाएगा। स्टेट का आम आदमी के साथ ये बर्ताव बिल्कुल अस्वीकार्य है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरे डीप डाइव को सुनकर और इन सभी हिस्टोरिकल केसेस, इन 7 रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि लोगों को अपनी जमीन के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। बाद में वही लोग दावा ठोक देते हैं। वही ना, किसी को जमीन का महज उपयोग या इस्तेमाल करने देना और किसी को उस जमीन पर कानूनी तौर पर विरोधी कब्जा जमाने देने के बीच का डिफरेंस समझना हर प्रॉपर्टी ओनर के लिए बहुत क्रिटिकल है। दस्तावेज साफ कहते हैं कि कानून सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपने अधिकारों के लिए जागते रहते हैं। सही बात है। जो असली मालिक अपने हक पर लंबी नींद सो जाते हैं, कानून उनके सोए रहने का फायदा दूसरे को दे देता है। बट यू नो, दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या? जब तक लेजिस्लेचर यानी संसद इस पर कोई नया कानून पास करके इस पुराने इंग्लिश कॉन्सेप्ट को पूरी तरह बदल नहीं देती, तब तक ये नियम हमारे कानूनी किताबों में जिंदा रहेगा। अदालतें इसकी कितनी भी आलोचना करें, पर एज लॉन्ग एज इट इज द लॉ, कोर्ट्स को ये टेक्निकल रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। एकदम सही कहा आपने। पर इस चर्चा को यहीं खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक नया और गहरा मुद्दा छोड़कर जाना जरूरी है, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग एंगल से देखने पर मजबूर करता है। वो अलग एंगल क्या है? देखिए, हमने देखा कि आधुनिक अदालतें एडवर्स पोजेशन को मानव अधिकार का उल्लंघन मानती हैं और इसे नैतिक तौर पर गलत ठहराती हैं। उन्हें लगता है कि इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए। हाँ, सोचें तो किसके हक पे फायदा है? राइट, अगर ये कानून आज पूरी तरह से मिटा दिया जाए और सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उन पेपर रजिस्ट्रीज और कागजी मालिकों को ही हमेशा पूरा हक दे, तो क्या हम वापस उसी मध्यकालीन दौर में नहीं पहुंच जाएंगे जहां हजारों एकड़ जमीनें और संपत्तियां बंजर पड़ी रहती थीं? हाँ, क्योंकि उनका असली मालिक सिर्फ पन्नों पर जिंदा होता था और सालों साल प्रॉपर्टी की तरफ देखता तक नहीं था। एग्जैक्टली। आज के इस भीड़ भरे और तेजी से विकसित होते दौर में, जहां रहने और खेती के लिए जगह की इतनी भारी कमी है, समाज के लिए सच में ज्यादा फायदेमंद कौन है? एक लापता कागजी मालिक जो प्रॉपर्टी को बर्बाद होने देता है, या वो स्क्वाटर जो शायद गैरकानूनी ढंग से वहां दाखिल हुआ पर सच में उस जमीन को आबाद कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। एक तरफ अधिकार है और दूसरी तरफ उपयोगिता। बिल्कुल, ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले सालों तक कानूनी और नैतिक गलियारों में गूंजती रहेगी। यही छोड़ते हैं आप सबको इस गहरे सोच विचार के साथ आज के इस डीप डाइव में।